नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सर से डर, एनआरसी का बवंडर। जी हां, मुफ्ती आजम का एक खत वायरल हो रहा है जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल इस खत में उन्होंने मुस्लिम समाज से अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है। उन्हें आशंका है कि राज्य में कभी भी एनआरसी लागू किया जा सकता है। अब इस खत के सामने आने से ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। बीजेपी का कहना है कि सभी नागरिकों के पास दस्तावेज होते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। खैर, वायरल होते इस खत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मुफ्ती आजम के इस खत के वायरल होते ही प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। खत में मुस्लिम समाज से दस्तावेज तैयार रखने की अपील की गई। वजह एनआरसी है। दरअसल मुफ्ती साहब ने खत में दावा किया कि कभी भी मध्य प्रदेश में एनआरसी लागू हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मुस्लिम समाज को ही इसका सामना करना पड़ेगा। अब खत वायरल हुआ तो सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा, मुफ्ती साहब को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हर नागरिक के पास दस्तावेज होते हैं। एनआरसी की कोई योजना फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं समझता हूं कि मुफ्ती जी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। दस्तावेज का जहां तक सवाल है तो हर नागरिक के पास दस्तावेज है और मध्य प्रदेश सरकार अभी कोई एनआरसी लागू नहीं कर रही। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार का अभियान समय समय पर घुसपैठी या विदेशी नागरिकों को कोई भी यहाँ ज्ञात अज्ञात तरीके से शरण तो नहीं दे रहा, जिससे कल कोई मध्य प्रदेश या भारत के लिए खतरा बने। ऐसे नागरिकों को बार बार चिन्हित करना है हर सरकार की ड्यूटी है, हर शासनकर्ता की ड्यूटी है। लेटर वायरल होते ही तरह तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में होना शुरू हो गई हैं। इधर कांग्रेस इस मामले में सामने आई। बिहार का जिक्र कर उसने बीजेपी को जमकर घेरा। क्या कुछ और कहा इस पत्र को लेकर, वो भी सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मुफ्ती साहब ने लिखा क्या है। उन्होंने ये कहा कि एनआरसी लागू हो सकता है, संभावना व्यक्त की है और संभावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ये तो प्री तैयारी की बात है, हर आदमी को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कौन सी गलत बात करी। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी क्यों बोले? उन्हें तो अपना हिंदूवादी चेहरा बताना है, काम तो कुछ करना नहीं है। विधायक बने हैं, सरकार क्या काम करनी हो तो दिखाना नहीं है। इस तरह का कोई अगर चिट्ठी लिखता है और ये कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, वही बात आप वो कहकर उसमें पैनिक फैला रहे हैं, उसे कहीं न कहीं उस मुद्दा बना रहे हैं ताकि लोग उसको धर्म पर ले जाएं। बिहार बंगाल में एनआरसी को लेकर पहले ही भारी बवाल मच चुका है और अब मध्य प्रदेश में इस वायरल खत ने इस बहस को दोबारा जिंदा कर दिया। सवाल वही, क्या एनआरसी दरवाजे पर है? अगर नहीं तो मुफ्ती आजम को ऐसा क्यों लग रहा है कि एनआरसी को कभी भी लागू किया जा सकता है? शायद ये खत सिर्फ आशंका के आधार पर लिखा गया है, लेकिन जो भी हो, मुफ्ती आजम का ये पत्र अब प्रदेश की सियासत में नया मुद्दा जरूर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांबरे, मुस्लिम स्कॉलर हाजी शेख रुस्तम और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। मिलन जी, शेख साहब, आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत प्रभु जी आपसे करते हैं। न सूत न कपात, जुलाहों में लट्ठम लट, ऐसा तो कोई संकेत मिले नहीं सरकार की तरफ से, और एक पत्र जारी हो जाता है जिससे एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसे फायदा होने वाला है इससे? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, ये जो है ज्ञान की कमी कह सकते हैं, ये अपरिपक्वता का ये उदाहरण है कि जिस तरीके का मुफ्ती का वो पत्र जारी किया गया है, वायरल हुआ है। जो देखिए, चुनाव आयोग समय समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण करता है मतदाता सूचियों का, और पिछला जो पुनरीक्षण हुआ था वो लगभग पूरे देश में, जैसे बिहार का मामला है तो बिहार में जो है डेट 2003 की है कि 2003 में हुआ था वहाँ पर विशेष गहन पुनरीक्षण, और उसके बाद जो है अब वहाँ पर हो रहा है।
बाकी राज्यों की बात करें तो जो है 2004-05 तक बहुत सारे राज्यों में हो गया था, और अब जहां पर भी इस तरीके का होगा, चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि वो फिर से विशेष गहन पुनरीक्षण करने जा रहा है मतदाताओं सूचियों का सभी जगह। अब जहां पर भी ये होगा तो वहां पर जिस राज्य में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में यदि हम कहें कि 2005 में हुआ था, तो 2005 से पहले वालों को कोई दस्तावेज नहीं देने हैं। 2005 के बाद जो मतदाता सूची में आए उनसे वो ऐसे 11 पॉइंट पे दस्तावेज जो बिहार में मांगे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर भी मांगे जा सकते हैं। इसको एनआरसी से जोड़ना बिल्कुल गलत है। एनआरसी बिल्कुल एक अलग चीज़ है, एक अलग प्रक्रिया थी, वो केवल असम के लिए लागू की गई थी। वहाँ पर ये जरूर कहा उस समय राजनीतिक दलों की बयानबाजी में जरूर कहा गया पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन एनआरसी पूरी दुनिया के कई देशों में लागू है। आखिर किसी देश में कौन लोग रह रहे हैं, उस देश के नागरिक कौन हैं, किस वर्ग के हैं, कहाँ कहाँ हैं और बाहरी कितने हैं, इसकी पहचान करना हर देश का दायित्व है, कर्तव्य है। उसी आधार पर देश अपनी नीतियाँ बनाता है, तो वो एनआरसी हो गया। लेकिन ये तो केवल वोटर आइडेंटिफिकेशन का काम है। संक्षिप्त पुनरीक्षण बार बार चलते रहते हैं, उसको यदि आप एनआरसी से जोड़कर देखें, एनआरसी शब्द का प्रयोग मुझे लगता है इसलिए किया गया है कि जब सीए आया था उस समय जो एनआरसी का हल्ला मचा था, तो उससे पूरे देश में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। तो एक वर्ग विशेष को डराना, भड़काना। तो क्यों डरा रहे हैं? बिहार से कुछ ताल्लुक है क्या इसका? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें दिखाई देता है। बिहार में भी करीब 40-46 सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय खासी तादाद में है मतदाता वहाँ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में देखें तो बिहार में ये चीज़ आ गई है कि वहाँ पर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, दूसरे देशों के लोग वहाँ पर मतदाता सूची में शामिल हो गए। और बड़ी बात तो ये है ना ब्रजेश जी कि जिस आधार कार्ड को सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता था, किसी जिले के नागरिकों की संख्या जो है उससे ज़्यादा यदि वहाँ पर आधार हैं, किसी गांव में यदि 150 लोगों वहाँ पर हैं और तो पता चला कि आधार 200 लोगों के हैं, या 5000 हैं तो आधार पता चला कि 6000 लोगों के हैं, ये स्थितियां वहाँ पर हैं, तो आधार वो प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। इसलिए वो बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिसके आधार पर एक वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाए। और जो 11 बिंदु वहाँ पर दिए हैं, 11 दस्तावेज मांगे हैं, उनमें से एक दस्तावेज वो भी है कि यदि इस राज्य में एनआरसी लागू है तो एनआरसी के कागज भी वो दिखाएंगे तो वो भी उसके लिए वोटर आई डी का वेरिफिकेशन का दस्तावेज माना जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल एनआरसी नहीं है, इसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। तो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है शेख रुस्तम जी, तो क्या मुसलमानों में डर पैदा है या डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? कैसे देखते हैं आप इस खत को? ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं का ये फर्ज बनता है कि अहम मसलों पर समय समय पर अपने लोगों को आगाह करते चले। इसीलिए एहतियाती तौर पर रजा साहब ने ये खत जारी किया है। और देखिए, निर्वाचन आयोग की वैसे भी तैयारी है मतदाता पुनरीक्षण का काम करने का पूरे देश में, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद। तो क्या हर्ज है यदि उन्होंने अवाम को जागरूक करने के लिए इस तरह का खत जारी कर दिया है? तो इसका एक फायदा तो ये होगा, यदि कोई दस्तावेज के मामले में तैयार नहीं है तो वो अपनी तैयारी कर लेगा, अदरवाइज उसको ऐन मौके पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये अलग ये बात कह रहे हैं ना, है। खत में कभी भी लागू हो सकता है मध्य प्रदेश में, और सरकार की तो ऐसी कोई पहल दिख नहीं रही है। देखिए, मैं रजा साहब की इस बात से इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं कि कभी भी लागू हो सकता है, लेकिन उनके खत को लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बराबर अपना फर्ज निभाया है ताकि इस काम को लोग जिम्मेदारी के साथ कर सके। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। बिहार को देखते हुए आपको लगता है ये खत जारी किया गया? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि बाकी चीजें उन्होंने सही कही हैं कि तैयारी रखें, लेकिन एनआरसी का जिक्र करके एक बवाल खड़ा करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो सकता है, क्योंकि देखिए बिहार में भारतीय तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं क्या वो आपके मुफ्ती साहब? जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं क्या? नहीं, वो किसी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं ब्रजेश जी। उन्होंने मुसलमानों के रहनुमा होने के नाते ये पत्र जारी किया है, तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? एनआरसी का जिक्र किया है ना, जिस वजह से बवाल खड़ा हुआ है। देखिए, एनआरसी को लेकर किस तरह के हालात देश में बने थे इससे हम सभी वाकिफ है। और यदि उन्होंने एनआरसी का जिक्र अपने तौर पर कर दिया है तो ये भी एक जनता आवाम को आगाह करने वाला मसला है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता गाहे बगाहे एनआरसी और सीएए का जिक्र करते रहते हैं, या उनके लिए घुसपैठी या बांग्लादेशी या रोहिंग्या, ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनके माध्यम से वो मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मुसलमानों को डराने का काम करती है बीजेपी। मिलन जी,
इसलिए उन्होंने एहतियातन ये निर्देश दिए हैं कि कभी भी आप एनआरसी लागू कर दें तो ऐसा ना हो कि दस्तावेज नहीं है या कोई समस्या आए। इसलिए उन्होंने कहा है अपने कौम के लोगों से कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो तैयार कर लें और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। तो इसमें बुराई क्या है? देखिए ब्रजेश जी, कोई पत्र वायरल हुआ है और जिन्होंने लिखा, ये कोई यूं ही नहीं लिखती और यूं ही कोई वायरल नहीं होगा। मुझे लगता है इस घटना को कहीं ना कहीं जोड़ने की आवश्यकता और जो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी सोशल मीडिया पर डालते हैं एक देश में 2 कानून, और कावड़ यात्रा की तुलना वो नमाज पे सड़कों से पढ़ने से कर देते हैं। तो ये उसका ही क्रम है, क्योंकि लगातार तुष्टीकरण की राजनीति में जो असफलता कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और सत्ता से जो दूर हो गए हैं, उसमें गाय बगाए वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस प्रदेश में, इस देश में वर्ग हिंसा फैले, लोगों में अराजकता का माहौल हो और शांति भंग हो। परंतु देश हो या प्रदेश हो, देश की जनता, प्रदेश की जनता बेहद। तो क्या आप मानते हैं कि मतलब एनआरसी लागू होगा तो हिंसा फैलेगी? नहीं, मैं वही तो आपसे आ रहा हूँ। ना ही दिग्विजय सिंह जी ने जो पोस्ट डाली वैसी स्थिति है और ना ही जो पत्र में लिखा गया वैसी कोई स्थिति होनी है। लेकिन ये तथाकथित लोग हैं जो लगातार कुछ से प्रयास कर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। अरे भाई, आप उसमें एनआरसी का जिक्र नहीं करते और सिर्फ अपने समाज, अपने वर्ग के लोगों को बोलते भाई अपना दस्तावेज तैयार रखिए, अपनी चीजें तैयार रखिए, तो भी समझ आता। लेकिन उसमें एनआरसी शब्द जोड़कर जो डरा रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था हाजी मियां, वो कह रहे थे डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कैसे करती है साहब? 10 वर्ष हमारी 2014 से लेके सरकार केंद्र की हो गई। मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से ऊपर 5वां कार्यकाल हमारा चल रहा है। कभी किसी वर्ग या मुस्लिम समाज के साथ किसी योजना में भेदभाव किया गया तो आप बताइए। यदि मुसलमानों से हमें तकलीफ होती तो क्या योजनाओं में प्रावधान रखा जा सकता है? देखिए, ये कहना और करने में जो इस तरह के बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, उनके पास तथ्य प्रमाण तो पेश करिए। लेकिन बयानों में तो भेदभाव झलकता है, इसलिए हो सकता है उनको डर हो। ब्रजेश जी, ये जो रहनुमा स्वयंभू बनते हैं ना, जो लगातार मुसलमानों के रहनुमा बनकर दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया, हमेशा पत्थर उठाने को लेकर बंदूक उठाने तक के लिए प्रेरित जो लोग करते हैं, ये उन्हीं के लोगों की गलती है कि ये इस प्रकार का माहौल बनाने का। जबकि भारतीय जनता पार्टी ना माहौल बनाती है। हम राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के प्रति तो सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि कौन लोग कर रहे हैं, ऐसे भड़का रहे हैं? आप दिग्विजय सिंह का नाम भी ले रहे हैं, मुफ्ती पर भी आरोप साध रहे हैं, तो क्या कांग्रेस का हाथ नजर आ रहा है आपको इसमें? आप बयान देख लीजिए, आप बयान से स्पष्ट हो रहा है कौन लोग डराना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान आया हो तो बताइए, आप अधिकृत रूप से। तो अमित जी, इशारा आपकी तरफ है कि आप लोग डरा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले ट्वीट करते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं, 1 देश 2 कानून, और अब मुफ्ती साहब का खत। राजेश भाई, 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो किसके नेता समय समय पर ये बोलते रहते हैं और किस वर्ग को बोलते रहते हैं कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग डराने का काम करते हैं। कांग्रेस के किसी एक नेता का आप नाम बता दीजिए जो ये किसी वर्ग के लिए कहता हो कि जाइए पाकिस्तान चले जाइए। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब ने जो भी कहा हो ये उनका विषय है, और सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यदि लगता है कि उन्होंने एनआरसी शब्द का प्रयोग गलत किया है तो कार्रवाई कर दें। क्या दिक्कत है? यदि कुछ गलत कहा है, असंवैधानिक कहा है, तो कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आपकी तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। क्या इस विषय पे भी सिर्फ राजनीति करते रहेंगे? एनआरसी शब्द आया कहां से है? क्या 2014 के पहले इस बात की कभी चर्चा होती थी कि एनआरसी और ये तमाम चीजें? ऐसा क्यों होता है कि 2014 के बाद से दलितों को, अल्पसंख्यकों को हमेशा आपके राज में जो है एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है? क्यों दलितों को हमेशा लगता है कि संविधान जो है वो आप लोग के राज में जो है खत्म हो जाएगा? क्यों अल्पसंख्यकों को ऐसा लगता है कि एनआरसी के नाम पर उनके साथ गलत व्यवहार होगा? तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, मैं तो हालांकि मिलिंद भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तो दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया। मुझे तो, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने बैठता हूं तो वो तो सीधे जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर डाल देते हैं, इंदिरा जी के ऊपर डाल देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर डाल देते हैं। कम से कम मिलिंद भाई ने ये साहस दिखाया कि दिग्विजय सिंह जी का ही नाम लिया उन्होंने।
मेरा ये कहना है कि यदि कुछ ऐसी बात किसी ने कही है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको कार्रवाई करना चाहिए। मिलन जी, मुझे छोटा सा लगता है जवाब कि दीजिए, अपने- कार्रवाई कर दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि इस खत से, एनआरसी शब्द का इस्तेमाल करने से एक पूरी बिरादरी में खौफ पैदा किया जा रहा है, तो कार्रवाई कर दीजिए। देखिए ब्रजेश भाई, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र पे किया जा रहा है। इस तरह के वाक्यों को ना प्रासंगिक बनाने का हमारा प्रयास होना चाहिए, ना ही आपका। इन तरह की चर्चाओं नहीं करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम उन पर चर्चा ही नहीं करेंगे तो भ्रम का जो वातावरण निर्मित हो रहा, तो उसमें हमारी भी सहभागिता नहीं होगी। मुझे लगता है इस प्रकार के विषयों को ना चर्चा करने की आवश्यकता है और इनका नकारने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा इस पर चर्चा होगी उसकी विषय बनेंगे और ये प्रासंगिक। तो शेख साहब, एनआरसी से इतना खौफ क्यों? दस्तावेज हैं आपके, आपका जन्मिया हुआ है, तो फिर डर किस बात का जो इतना खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है? कौन देश निकाला कर रहा है? यही तो दिक्कत है ब्रजेश जी। आपके सवाल के जवाब में मेरा भी सवाल है मिलन भार्गव जी से कि आखिर एनआरसी को लेकर वो क्यों आए थे, क्या जरूरत है, जब संविधान में ये बात तय हो चुकी है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक की कौन इस मुल्क का बाशिंदा होगा और कौन नहीं होगा। तो दोबारा लोगों में खौफ पैदा करने के लिए, अपनी अवाम में भगदड़ पैदा करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस तरीके के कानून लाने की क्या आवश्यकता है, बताइए मुझे। लेकिन जब जांच नहीं की जाएगी तो पता कैसे चलेगा? भोपाल में ही आप देखिए, 8 साल से एक किन्नर बन के रह रहा है बांग्लादेशी, तो कैसे पता चलेगा? एक बार हो जाए इस बार स्क्रीनिंग, क्या दिक्कत है उसमें? डर क्या, किस तो बात का? यदि कोई बांग्लादेशी अगर बांग्लादेश से अगर घुसपैठ कर रहा है तो ये संबंधित राज्य की सीमा से घुसपैठ हो रही है, और वहां पर कौन होता है ये बताइए मुझे। वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां पर। तो फिर कैसे घुसपैठ हो रही है? यदि घुसपैठ हो रही है तो कहीं ना कहीं तो सरकारों की नाकामी है। अरे घुसपैठ तो अमेरिका में भी हो रही है ना शेख साहब, वो भी तो निकाल रहे हैं। भाई देखिए, भारत के और अमेरिका के हालातों में जमीन आसमान का अंतर है ब्रजेश जी। हम अमेरिका और भारत की तुलना इस मामले में तो कम से कम नहीं, घुसपैठ के मामले में, क्योंकि घुसपैठ के अलग अलग कारण होते हैं और कई बार हमारे देश में भी संयुक्त चलिए राष्ट्र जवाब ले चार्टर लूंगा के- मिलन जी से। अमित जी कुछ कह रहे हैं, अमित जी आप भी बताएं। बोलिए, फिर उसके बाद एक साथ जवाब ले लेता हूं। मेरा ब्रजेश भाई आपसे ये कहना है, छोटी सी विनती है कि अमेरिका में जब घुसपैठ होती है तो हमारे देश के वो बेरोजगार जो वहां काम करने जाते हैं उनको इतनी दुर्दशा करके, उनका वीडियो बनाकर, हाथ में हथकड़ियां डालकर वापस भारत लाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, ट्रंप साहब से इतना डरते हैं। तो जो भी अवैध घुसपैठी यदि भारत में है तो 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री को किसने रोक के रखा है? आप बांग्लादेशियों को आप भेजिए, विमान से भेजिए, जिस देश के लोग हैं भेजिए। क्या आप हमेशा देश की जनता को ही डराते रहेंगे? ठीक है, जवाब दे दीजिए मिलन जी। सिर्फ डरा रहे हैं आप लोग, भेजना नहीं है देखिए, आपको। दो बात। एक तो हाजी साहब ने अपने पहले वक्तव्य में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन सब की बात कही। तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को एक टारगेट करके रोहिंग्याओं में क्यों मिक्स कर रहे हैं? यदि कोई रोहिंग्या यदि रह रहा है या बांग्लादेश कोई घुसपैठ हुई है इतने वर्षों में, अमित जी की सरकारों ने खूब घुसपैठ कराई वोटों की राजनीति के लिए, खूब मिलाया। अब भाई अब भांग मिल गई है तो उसकी सफाई तो होगी, और सफाई हो रही है तो उसमें तकलीफ क्यों? दूसरे बार अमेरिका तक गए अभी अमित तावरे जी, आप तो जॉर्ज सोरोस पैसा ले रहे थे, खूब पैसा लिया, जेब में भरी। आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। भाई जॉर्ज सोरोस से पैसा लाकर आप अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन जो अमेरिका ने किया वो किसके साथ किया? जो आपराधिक तरीके से जो गए, वो घुसे, उनके साथ जो सलूक होना था वही होगा। तो कह रहे हैं आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप भी कर दीजिए, कौन रोक रहा है? भेज दीजिए बांग्लादेश। आप वैधानिक तरीके से जाते तो आपकी लड़ाई सरकार लड़ती। अरे सर आप भी तो करिए। और आप अपराधियों के साथ और माफियाओं के साथ साठगांठ जो करते हैं बार बार, आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी अकेला बनाती है? आप, क्योंकि आपने ही तो करनी है, आपने ही जो पाप। अरे आप घुसपैठियों को कब बाहर निकालेंगे? कहना के विमान से भेजेंगे होगा ना साहब, तो पहले तो पहचान करना पड़ेगी ना, तब तो पाकिस्तान का भेजेंगे। नाती जो आपने दिया, आपका ही झेल रहे हैं आज तक आतंकवाद के रूप में। और जो बांग्लादेशियों की घुसपैठ जो कराई है करोड़ों की संख्या में, वो कांग्रेस और आपकी देन है। तो ये हम पर कैसे मर देंगे?
और देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा का जो जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, आप फिक्र मत करिए, सब सुधारा जाएगा। तो क्या प्रभु जी, मध्य प्रदेश में जो सियासत हो रही है इस खत को लेकर, एनआरसी को लेकर, क्या आपको लगता है कि बिहार में कुछ असर डाल पाएगी? निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो इसके पीछे मंतव्य है ब्रजेश जी। जब इस एनआरसी शब्द का जिक्र अभी कब्र से निकाल के किया गया, जो कि लगभग खत्म हो गया है, एनआरसी को लेकर भ्रम जो है कि मोदी लाया या कौन लाया, अभी हाजी साहब ने भी बोला, अमित जी ने भी बोला। एनआरसी सबसे पहले 1951 में असम में लागू की गई थी, तब तो बीजेपी या नरेंद्र मोदी नहीं थे राजनीति में। दूसरी बार जो है एनआरसी लाने के लिए जो प्रपोजल बना 2004 में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14 ये जोड़ी गई, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का प्रावधान किया गया और उसमें अनिवार्य किया गया कि हर भारतीय को उसमें अपना नाम दर्ज कराना होगा। उसके बाद वो 2010 में असम में फिर दूसरी एनआरसी का जो है प्रायोगिक तौर पे प्रारूप शुरू हुआ, प्रारंभिक चरण वहाँ से शुरू हुआ। तो एनआरसी कोई एक राजनीतिक दल का विषय वस्तु नहीं है, ये देश से जुड़ी हुई नीति है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उसी नीति को जब जो सरकार रही उसने उसको आगे बढ़ाया है। राजीव गांधी भी इसके समर्थन में, तो उन्होंने असम गण परिषद के साथ समझौता किया था, वहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको निकालने को लेकर, वो भी एनआरसी को लेकर ही उस समय बातचीत हुई थी। तो सारी चीजें मतलब किसी एक सरकार का दोष नहीं है। यदि एनआरसी का ठीकरा यदि नरेंद्र मोदी पर फोड़ रहे हैं और बीजेपी श्रेय ले रही कि हमने एनआरसी लागू किए, तो ना अकेले बीजेपी का श्रेय है, ना ठीकरा बीजेपी का है। इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेदार है यदि ये दोषी है तो। लेकिन अमेरिका हो, दुनिया के सारे देशों, हर देश का एक अपना नागरिक रजिस्टर होता है, जहाँ के नागरिकों को उनको उसमें दर्ज होते हैं। अमेरिका में तो एक आईडी कार्ड मिलता है, उस आई कार्ड के सहारे आपको और कोई दस्तावेज देने की जरूरत ही नहीं है। लाइसेंस बन जाएगा, बैंक में कार्ड दिखा दीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा, सारे काम। लेकिन रुस्तम जी कह रहे हैं वहाँ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में बहुत अंतर है ना? नहीं, आपको यदि वहाँ की परिस्थिति, आपको यदि आधुनिक होना तो वहाँ रहिए, नहीं तो भारत तो सनातन काल से रहा है। हमको क्या जरूरत है स्मार्टफोन की, हमको क्या जरूरत है टीवी शो में आने की, है आपको क्या जरूरत है किताबें लिखने की, आपको क्या जरूरत है आर्टिकल लिखने की, ट्वीट करने की। आप तो जो है जो पुरानी परंपरा थी उसका पालन कर लीजिए। समय के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है, समय के साथ बढ़ना बदलाव में पड़ेगा। क्या दिक्कत है? जब तमाम देश करते हैं और कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बीजेपी सरकार नहीं कर रही है और अभी तो कर भी नहीं रही, फिर भी इतना हो अल्लाह। ब्रजेश जी, तकनीकी स्तर पर वक्त के साथ चलना, आधुनिक तकनीक के साथ चलना और किसी देश की राजनीतिक परिदृश्य या लोकतांत्रिक परिदृश्य में, इन तमाम चीजों में अंतर होता है। आप मुझे बताइए कि अगर अमेरिका में और भारत में लोग चुनाव के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, तो आप नहीं चाहते कि जो घुसपैठिए बाहर जाएं? क्यों नहीं? उनकी तलाश होनी चाहिए, पहचान नहीं होनी चाहिए। कोई अवैध प्रवासी है तो वो हमारे देश में क्यों होना चाहिए? इसमें तो कैसे पहचानेंगे? आप बता दीजिए। किसी के माथे पे थोड़ी नहीं लिखा है। नाम पर आप अपने ही देश के नागरिकों को प्रताड़ित करने लगो, उनमें खौफ पैदा करने लगो, ये तो इससे तो उचित नहीं ठहराया जा सकता ना। मुफ्ती साहब पैदा कर रहे हैं ना, अभी तो है कुछ लागू नहीं हो रहा है एनआरसी। अरे भैया, जिसके सारे दस्तावेज हो उसको काहे का खौफ? जो बाहर से आया हो, जिसका दस्तावेज ना हो उसको खौफ है। आपको तो दस्तावेज, आपको जो मार्कशीट स्कूल में पढ़े हैं तो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है, जन्म प्रमाण पत्र आपको मिला है, आपको सारे प्रमाण पत्र मिले, आधार कार्ड मिला है, आपका बैंक की पासबुक है, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ का है, आप रिटायर्ड हैं तो पेंशन का प्रमाण पत्र है। जिसके पास दस्तावेज हो तो सबको दिखाने हैं। ये दस्तावेज आप हर जगह दिखाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आईडी दिखाते हैं, अब रिजर्वेशन कराते हैं तो आईडी दिखाते हैं, फिर काहे का डर इसमें? सम्मानिए, जब केंद्र सरकार 2020 में सीए लेकर आई थी, उस वक्त देश के नागरिकों में भगदड़ सिर्फ इसीलिए मची हुई थी। आपको ये नहीं पता हाजी साहब, सीए किसी को बाहर निकालने का कानून नहीं था। सीए के पहले से ही भारत में नागरिकता दी जा रही थी और वही दी जा रही है, केवल नाम बदला है उसका, किसी को नहीं निकाला गया है। यही तो भ्रम है जो आप लोग फैलाते हैं। मैं जानता हूं, लेकिन उस वक्त एक पैनिक तो क्रिएट हुआ था। आप लोगों ने किया ना, कारण हुआ ना, आप लोगों ने किया। जैसे एनआरसी को लेकर आप भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा ही भ्रम तब फैलाया था। चलिए, लेकिन मैं भी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में एनआरसी तो लागू होने वाला नहीं, लेकिन इस खत के मायने हैं। बिहार में चुनाव है और मध्य प्रदेश से क्या बिहार के वोटर को साधा जा रहा है? क्या बिहार के वोटर को डराया जा रहा है? ये सोचने की बात है। यदि इस हिसाब से खत लिखा गया है तो निश्चित तौर पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन डर पैदा करना क्यों और डरना क्यों? जब आप हिंदुस्तान में जन्म है आपका, हिंदुस्तान में तमाम चीज़ें की आप सुविधाएं ले रहे हैं, तमाम दस्तावेज हैं, तो फिर किस बात का डर? डर उनको होना चाहिए जिनके पास, जो विदेश से आए हैं, घुसपैठिए हैं। लेकिन देश में डर क्यों? और ये डर पैदा करने की वजह क्या है?
इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।